हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? ऑडिबल, ऑडिबल, ऑल राइट। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। एंट्री देख रहे हो कितनी खराब ली है मैंने। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से, जिनमें से मैंने जितनी बातें बोली आप कुछ भी नहीं, आई मीन सब कुछ हो। कैसे हैं हमारे बच्चे, बताओ जल्दी से एक बार। क्लास 11th, ये रही हमारी क्लास 11th प्रारंभ, प्रारंभ साइंस, प्रारंभ साइंस कंटेंट, केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर एनाटम वीडियो, लेक्चर 4। आवाज आ रही है? ऑडिबल, विजिबल? हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसे हो, कैसे हो, कैसे हैं हमारे बच्चे? 2 दिन बाद मिल रहे हो तुम मुझसे। हाँ, पूरे पूरे 2 दिन का गैप आ चुका है, समझ रहे हो? कैसे हो, कैसे हो? जल्दी से बता दो एक बार चैट बॉक्स में। ऑल गुड? अ लिटिल ब्लर, ओ माय गॉड, अ लिटिल ब्लर, हाउ इज दैट पॉसिबल बच्चा? चलो रुको, अभी फोकस पे फोकस, अभी फोकस लेते हैं, रुक जाओ। तुम अपना फोकस मत भड़काओ बेटा, फोकस ले लिया मैम ने। अभी सही है बच्चा, बताओ। हाय हाय हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आदित्य, मैंने कहा कैसे हो? आदित्य कह रहे हैं जिंदा है मैम। आदित्य बेटा, ऐसे काम ही क्यों करते हो कि लोग तुम्हें यू नो उस मुकाम पे पहुंचाएं जहां तुम्हें लग रहा है तुम्हें होना चाहिए? हाँ आदित्य, क्या परेशानी है तुम्हें जिंदगी से? हाँ, ये मतलब इस एज में भी बच्चे ये बात करते हैं? इस एज में तो खुश होता है ना आदमी, जिंदा है क्या, क्या ये क्या बात हुई? जिंदा हो, खुशी खुशी जिंदा हो ना, ये क्या बात होती है? सियोना कह रहे, का कहना है प्लीज टेक माई नेम। ओके सियोना, हाय सियोना। चलो भाई, ऑल गुड, ऑल गुड। चलो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ऑल राइट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन, विद द सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके ओके ओके, कोई 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 बात नहीं कर रहे हो तुम लोग, सारी फालतू की बातें कर रहे हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। लेक्चर नंबर 4 पे आ चुके हैं हम, अपने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के चैप्टर पे। आदत डाल लो इस चैप्टर की, बहुत दिन तक चलेगा, 10 11 12 लेक्चर्स चलेंगे, तो आदत डाल लो। हो सकता है महीने भर तुम्हें बस यही नाम सुनना है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है? तो केमिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर जो मतलब ऑर्गेनिक को हटा दो तो सबसे हाईली वेटेज का, ऑर्गेनिक को हटा दो, ऑर्गेनिक तो अपने में ही पूरा वेटेज होता है यार, है ना? तो ऑर्गेनिक को हटा दो तो एक बहुत अच्छे वेटेज का चैप्टर है। ऑल्सो इसमें भाग भी नहीं सकते, चाह के भी नहीं भाग सकते एक तरफा। किसी और चैप्टर में हम सोच भी सकते हैं थोड़ा जल्दी कर ले, पर इसमें नहीं सोच सकते, क्योंकि शुरुआत के 1 2 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो थ्रू आउट द चैप्टर्स यूज हो रहे हैं, है ना? थ्रू आउट द टॉपिक्स उनके कुछ ना कुछ चीजें आ रही हैं यूज में, तो इसको हम अच्छे से समझते हुए ही चलेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अपना प्यारा सा सुंदर सा चैप्टर। चलो भाई, तो लास्ट सेशन, आई होप आप सबके सब होमवर्क करके आए हो। समझ रहे हो तुम लोग, ऐसे देख रहे हो, आई होप तुम सब सेशन में होमवर्क करके आए हो। अगर तुम होमवर्क किए बिना आए हो बेटा, तो देखो ऑनलाइन क्लास है, मैं आपको पीट तो सकती नहीं हूँ, है ना? ऑब्वियस सी बात है, मैम कैसे पीटोगे? अपने मर्जी के हम काम कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर तुम कभी मिल गए, अगर इन केस मिल गए, तो मैं तुम्हें समझाऊंगी कि बेटा प्लीज पढ़ाई करो। क्या और थोड़ी कुछ कर सकती हूँ? मिलके भी कुछ नहीं कर सकती मैं, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड विद एटॉमिक नंबर। तब तुम मिलोगे ना तब बताऊंगी ये बात, समझ रहे हो? हल्के मत लेना, हल्के में तुम ले मत लेना इस बात को। एटॉमिक नंबर, तो खैर हम ये चीज पढ़ के गए थे, बट इसकी स्लाइड इसलिए लगी हुई है क्योंकि एटॉमिक नंबर, मास नंबर थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए हमें, है ना? कुछ क्वेश्चंस में भी काम आता है। तो एटॉमिक नंबर जेड से हम इसको डिनोट करते हैं। चलो भाई, फटाफट से चैट बॉक्स में, फटाफट से चैट बॉक्स में एक बार बता दो मुझे, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन? आयरन का एटॉमिक नंबर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो सबसे पहले इसका आंसर दे मैं उसका नाम ले लूं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन? आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं नाम ले लूं अगर आपने सबसे पहले आंसर दिया तो। शांति बनाए रखना, मुझे बहुत फोकस करना पड़ेगा इसके लिए। जल्दी से, थोड़ा सा शांति रखनी पड़ी। आ गया, आ गया, आंसर आ गया। अन्नू ने हमें दिया सबसे पहले आंसर। नहीं, ऊपर चला गया क्या? अरे यार, अब फिर 26 26 ही आने लगे। हाँ, अब तो 26 26 ही आने लगे। अभी आंसर उड़ गया क्या? किसने पहले दिया पता नहीं। तो खैर करेक्ट आंसर है 26। तुमको ट्रिक याद है? ट्रिक याद है? हाँ, सबको याद है? तो मेरे ख्याल से सबको याद होगा, हमने 1 से 20 तक नहीं 30 तक याद कर लिए थे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना? सोडियम, ये मैंने इतना इधर क्यों लिख दिया है? ये मैंने इतना ज्यादा इधर पे क्यों लिखा है? चलो यहाँ पे लिखते हैं,
ठीक है, क्या हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद क्या आता है, आ रहा है ना 26, 26 एकदम करेक्ट आंसर है यार। दिल तोड़ गया मुझे छोड़ गया वो पिछले महीने की 26 को, ना 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 ना। गाइस देख रहे हो तुम लोग, तुम पे बेस्ड एक गाना भी बना है, तुम्हारी जिंदगी से बेस्ड है ना। ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। उसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, देन क्या आता है 16, 16 इज सल्फर, 17 इज क्लोरीन, 18 इज आर्गन, 19 इज पोटेशियम, 20 इज कैल्शियम। बट हमें 30 तक याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या याद किया था, शक्ति वी करो मन फे को नी कूजन, शक्ति वी करो मन फेंको निकूजन, शक्ति वी करो मन फेंको निकूजन, शक्ति वी करो मन फेंको निकूजन। मैं रिपीट करूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गए हमारे अप टू 30 एटॉमिक नंबर। आई होप सो हमारे बच्चों को ये याद हो गए होंगे। एटॉमिक नंबर को आप बेटा डिनोट करते हो Z से, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल्स टू जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, मैंने बोला Z इक्वल्स टू P, ठीक है, आप चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, क्या ये दोनों चीजें हमेशा सेम रहने वाली है, यस और नो, यस और नो, एकदम सही है ना। Z इक्वल्स टू P बोल लो या Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E बोल लो, दोनों बातें हमेशा सेम रहने वाली है, यस और नो। नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड। अब इतना तुम होशियार हो, किससे पढ़ रहे हो, मिस एक्सेप्शन से। तो तुम्हारी मिस एक्सेप्शन तुमसे एक क्वेश्चन और पूछ ले कि आपको ये बता रहा है कि अगर नहीं, क्योंकि नहीं तो आंसर दे भी दिया और मुझे पता है नहीं होगा मैम, तभी आप पूछ रहे होगे, इस नहीं का रीजन बताइए। ऐसे बताइए कि ये वाली कंडीशन, ऐसे बताओ ये वाली कंडीशन कब होती है, कब होती है ये कंडीशन, ये कंडीशन कब होती है, इन द चैट बॉक्स, जल्दी से जल्दी से, वेटिंग फॉर आंसर्स। कब कब, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत सारे आंसर्स आ गए, वेरी गुड, परफेक्ट, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट हो रहे हो धीरे धीरे। तो बेटा ये कंडीशन होती है न्यूट्रल में, है ना। ये बहुत सारे टीचर्स बचपन की क्लास में, बचपन के जैसे बचपन के प्यार चले जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तो वैसे ही बचपन के कुछ टॉपिक्स चले जाते हैं, है ना, कुछ टॉपिक्स। तुम समझ रहे हो, तुम्हारी लाइफ ही फ्रॉड है, तुम ये समझ रहे हो, मतलब आई डोंट वांट टू लाफ बट आई डोंट नो, आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ बाय डूइंग दैट, है ना। मतलब तुम्हारी लाइफ में तुम देखो कितना फ्रॉड हुआ है। मतलब एक तो तुमको किससे भरोसा है, बचपन से बस इसी चीज पे थोड़ा बहुत टिके हुए कि अरे चलो पढ़ाई तो ठीक ही है, ये तो बुक्स थोड़ी झूठ बोलेंगी, तुम समझ रहे हो। इंसानों ने तो तुमसे वैसे ही बोल लिए, है ना, बट बेटा बुक्स ने भी तुमसे कहीं कहीं वो बोल दिया कि यहाँ तक ही बताएंगे, इसके आगे जानना है तो अगली कक्षा में जाना पड़ेगा, है ना। तो तुमको बहुत ही ज्यादा तुम्हारे साथ वो किया गया है, प्रेशराइज किया गया है तुम्हें, है ना। तो कई जगह ये बताया जाता था स्टार्टिंग में कि Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, और हम लोग भी रट लेते थे, है ना, ये होता है। बट ये तब होता है जब न्यूट्रल कंडीशन है, कोई चार्ज की हेराफेरी नहीं हो रही, ठीक है, तब ये कहानी होती थी। परफेक्ट, वेरी गुड। तो न्यूट्रल वाली कंडीशन अगर है तो हम Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E बोल देंगे, अदरवाइज ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ये हमेशा होगा, पर ये कभी कभी होगा, और कभी कभी कब, जब हमारा एटम न्यूट्रल कंडीशन में है। न्यूट्रल का मतलब समझे, ना ही तो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ही तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आप खुद से सोचो ना, अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या गेन कर ले तो उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थोड़ी होंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं, स्टेबल स्टेट में बराबर होते हैं, है ना, ये कह लो शुरुआती तौर पे बराबर होते हैं, पर अगर आप उसमें हेराफेरी कर दोगे तो उसमें बराबरी नहीं रहती, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मास नंबर के बारे में हमने जाना था, मास नंबर को हम A से डिनोट करते थे, और A का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू P प्लस N, है ना, जहां पे P होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और N होता है न्यूट्रॉन्स। क्या कोई ऐसा भी नाम है, अगर मुझे P और N को कंबाइंड फॉर्म में बोलना है, क्या इसका खुद का कोई नाम होता है, बताओ चैट बॉक्स में। इसको बोलते हो न्यूट्रॉन्स, अगर आपको याद हो मैंने जाते आते ये बात आपको बताई थी, ठीक है। A इज मास नंबर, मास नंबर। तो क्योंकि हमने ये बात रदरफोर्ड जी ने समझाई थी हमें कि एक एटम का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो ना, तो उसका पूरा मास कहां बैठा हुआ है, सेंटर में, न्यूक्लियस में बैठा हुआ है ना। आंसर आया मेरे पास, आंसर आया मेरे पास, जल्दी से। न्यूक्लियॉन्स, परफेक्ट यार, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो। न्यूक्लियॉन्स, दिस इज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात को ध्यान सुनो,
तो रदरफोर्ड जी ने ये तो समझा दिया हमें कि यार समझो तुम बात को, जितने भी एक एटम में, एक एटम के अंदर जितना भी मास है वो पूरा मास सिर्फ और सिर्फ किसका है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। मैम बताया था क्या ये बात, सोचो, नहीं एग्जैक्टली ये नहीं बोला था, पर उन्होंने ये जरूर बोला था कि न्यूक्लियस में है। न्यूट्रॉन तो पता ही नहीं था आपको, ये पता है बेटा सबसे एंड में न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई है। ये सारी कहानी हो गई कैथोड रेस, सोचो कब पता चली, फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, फिर एनोड रेस पता चली, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनने लग गए। मतलब हर एक साइंटिस्ट आके एटम का स्ट्रक्चर बता रहे हैं, पर कोई भी ये नहीं बता रहा कि न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपके सिलेबस में उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, इसलिए समझाऊंगी क्योंकि हम कोई सब एटॉमिक पार्टिकल को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, समझ रहे हो, हम उसकी तरह थोड़ी है तुम्हारे। तो बेसिकली हम नहीं छोड़ सकते इसको, ठीक है, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे न्यूट्रॉन्स के बारे में कि न्यूट्रॉन्स में क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बहुत ओवरव्यू, बहुत डिटेल में नहीं पर ओवरव्यू हम इसको इसका लेंगे, ठीक है, चलो परफेक्ट, वेरी गुड। तो थोड़ा सा बात करते हैं भाई मास नंबर में क्या लिखा हुआ है। तो मैम इसमें लिखा हुआ है कि मास नंबर जो है एक एटम का वो उसके न्यूक्लियस में होता है। मास ऑफ एन एटम प्रैक्टिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से होते हैं। मास नंबर जो है वो सम होता है। कुछ पढ़ने की जरूरत है? नो मैम, सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जितने होंगे वही हमारा एक एटम का मास नंबर बता रहा होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, समस्या और प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। चलो भाई, तो ये वाली बात हो गई थी हमारी, मैंने एक ओवरव्यू भी दे दिया। आज के टॉपिक पे आते हैं आइसोटोप्स। आज के टॉपिक पे आते हैं आइसोटोप्स। मैं फोन को यहाँ पे रख दूं क्या? हाथ में दर्द हो रहा है यार, समझ रहे हो वो होता है ना कि जो एज्ड लोग हैं वो तो मस्त एकदम एक्टिव है, पर हम लोग तो इस एज में एकदम मस्त बस सोने। जिंदगी में क्या रूल है, तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, सोचो। थोड़ा बहुत स्कूल जा रहे हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हो, ये तो वो टाइम है जो तुम निकाल रहे हो। मेन तुम्हारा काम क्या है? सोना, खाना खाना, है ना, फिर उसके बाद फालतू की बातें करना, दोस्त से कॉल में बातें करना, फिर दोस्त से स्कूल जाके बातें करना, फिर कोचिंग के टाइम पे दोस्त से बातें करना जो तुम अभी चैट बॉक्स में कर रहे हो। तो तुम अगर काम बेटा ओवरऑल अपने देखो तो तुम्हारे तीन ही है ना, एक है खाना, एक है सोना और एक है बातें करना, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस मैंने बात बोल दी, पता नहीं क्यों मेरे मन में आई तो मैंने बोल दी। टॉपिक लगाइए आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब समझो। आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के वो एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स तीनों समझाऊंगी, ध्यान समझना, लिखना। इसका रीजन ये पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको काम आएगा, ठीक है। चलो भाई, तो क्या है भाई आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होता है मैम? आइसोटोप्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, नहीं होगा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम, ये सबसे आसान भाषा वाली डेफिनेशन है, सुनना। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को आप किससे डिनोट करते हो? Z से। बट इसको बीच में लिख दूं क्या? बट, या चलो यहां पे लिखते हैं, बट डिफरेंट मास नंबर। शायद आपने सुना भी हो, है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते भी हो, है ना। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं मैम? एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के जिसमें उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। इससे पहले एक बात और जान लो, यहाँ पे लिख दूं क्या? चलो यहाँ पे तो जगह नहीं है, यहाँ पे लिखती हूँ। आप एक एटम को भी नहीं बोलेंगे आप, हाँ, एक एटम का सिंबल क्या होता है? सिंबल मतलब कैसे सिंबलाइज करते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है एक एटम की, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो, मतलब टेशन मतलब आपके पास जो भी एलिमेंट है उसका क्या मास नंबर है, क्या एटॉमिक नंबर है, कैसे लिखते हो? तो मान लो एक एक्स हमारा एक लेट्स से एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है। ये सुनते ही तुमको तो वैसे रोना आ जाता होगा, है ना बेटा, क्यों ऐसी हरकतें करी कि तुम ये बने। एक्स है, अब इसमें क्या है, ऊपर लिखा जाता है बेटा ए, नीचे लिखा जाता है जेड। ऊपर लिखा जाता है ए, नीचे लिखा जाता है जेड। ए और जेड होते क्या है? अभी भी आपने पढ़ा था, अगर एक्स एक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें ए होता है उसका मास नंबर एंड जेड होता है उसका एटॉमिक नंबर।
तो अगर मुझे किसी भी एटम के बारे में किसी भी एलिमेंट को लिखने को दे दे, बेसिकली किसी भी एलिमेंट को कि सोडियम एलिमेंट है, लेट्स से मैंने बोला सोडियम, एग्जांपल के लिए आप सोडियम ले लो, एग्जांपल सोडियम। तो सोडियम जो हमारे पास है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सबको पता है 11, तो नीचे लिखा जाएगा 11। और मास नंबर कितना होता है सोडियम का, मास नंबर होता है 23, तो ऊपर लिखा जाएगा 23। कई जगह पे इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं कि यहाँ पे वो लिख देंगे ऐसे करके कि यहाँ पे वो लिख देंगे लेट्स से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे और यहाँ पे 1 लगा देंगे, है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यहाँ पे आपने ए की वैल्यू लिख दी और यहाँ पे आपने जेड की वैल्यू लिख दी, तो ये भी चलता है। बट आपका मोस्टली जो चीज आप यूज करने वाले हो वो ये होने वाली है, ठीक है, जो चीज मोस्टली यूज करने वाले हो वो ये होने वाली है। तो कभी भी एक एटम के बारे में मतलब एक एलिमेंट के स्ट्रक्चर लिख रहे हो कि क्या उसमें क्या बोलते हैं, कितना उसका मास नंबर है, कितना उसका एटॉमिक नंबर है, तो वो इस तरीके से लिखा रहेगा, ठीक है। हमें इस तरीके से याद रखनी है चीजें। चलो भाई, तो आइसोटोप्स की जब हम बात करते हैं तो आइसोटोप्स वो एटम्स होते हैं एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैंने बोला हाइड्रोजन, तो मैंने बोला हाइड्रोजन का मास बताओ, तुमने बोला मैम 1, मैंने बोला नहीं 2, तीसरा आया उसने बोला 3, तो ये 1 2 3 क्या चल रहा है, चौथा आएगा 4 बोलेगा, 4 वाला पिट जाएगा, मतलब क्या लाइन चल रही है क्या कोई, तो 1 2 3 तक हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एलिमेंट, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तो है तो सारे सेम एलिमेंट, पर इनके जो मास नंबर आए वो डिफरेंट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बहुत फेमस एग्जांपल है हाइड्रोजन का, जो कि होता है 1H1, अब क्या है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, एक्स में यहां पे लिखते हो एटॉमिक नंबर, मतलब सभी हाइड्रोजन में नीचे की वैल्यू सेम होने वाली है, ठीक। और जो मास नंबर आने वाला है वो सभी का डिफरेंट है, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 3। इनफैक्ट इसका तो नाम भी होता है, ये होता है प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, प्रोनाउंशिएट खैर कर लेना, कई लोग ड्यूट्रियम बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, ट्राइटियम बोलते हैं कई लोग, ठीक है। तो देख लेना, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम होता है बेसिकली। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम 3 एग्जांपल्स है हमारे पास सेम। देखो देखो आप ध्यान से देखो, इन सभी में कॉमन क्या है, कॉमन है मैम ये वैल्यू इसकी कैसी है, सेम है इसके z की वैल्यू, और डिफरेंट क्या है मैम, ऊपर देखो 1 2 3, यानी कि डिफरेंट आ रही है a की वैल्यू, डिफरेंट आ रही है a की वैल्यू। तो एटम्स है, सेम एलिमेंट के एटम्स है, सेम एटॉमिक नंबर है, पर मास नंबर इनका डिफरेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, डेफिनेशन समझ गए, एग्जांपल समझ गए, क्या लिखा है देखो, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट व्हिच हैव डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, हमने भी यही पढ़ा। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इससे एक नंबर का क्वेश्चन बहुत सारे स्कूल्स में पूछा जाता है। आइसोटोप्स जो होते हैं ना बेटा, जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जस्ट अ सेकेंड, देख रहे हो तुम, चलो, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है आइसोटोप्स की, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है ना, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज निकल के आ रही है वो सेम आ रही है, पर इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज निकल के आ रही है वो डिफरेंट आ रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ठीक है, बट जो केमिकली रिएक्शन हो रही है, जो एक्टिविटी है, वो क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट तो सेम ही है, तो इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। अच्छा, कहाँ काम आते हैं मैम आइसोटोप, ये सब क्यों पढ़ाया जाता है, तुमने वो कूल वाले लोग देखे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कूल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कूल लोग देखे, मैं बताती हूँ कौन, खुद को मत बोलना क्योंकि बेइज्जती है ये तो बोल भी सकते हो ऑफ कोर्स, आई मीन सुनो, तो जैसे होता क्या है, कभी ये वाले लोग तुमसे मिले, अरे क्या क्या तुमने क्या लिए, केमिस्ट्री, लाइक सीरियसली ब्रो, सीरियसली कहाँ काम आती है केमिस्ट्री, ये मीथेन का मामला क्या है, क्या काम, कहाँ तुम्हें पूछा गया, लाइफ में तुमसे कौन पूछने वाला है कि आइसोटोप का काम क्या है, तुम समझते हो बेटा, ये कूल लोग तुमको मिले कभी लाइफ में, कभी भी, वो कुछ भी बोलते हैं, मैथ्स में a+b का होल स्क्वायर कहाँ काम आ रहा है, जिंदगी में तो काम नहीं आ रहा है। तो ये लोग, जो ये लोग होते हैं ना, ये इतनी दूर होते हैं पढ़ाई से और समझदार लोगों से और समझदारी से कि उन्हें असलियत पता ही नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मजाक मजाक में, ऐसे मैंने तो देखा भी, ऐसे रील्स भी आती हूँ कई बार, आइसोटोप्स याद कराया था, कहाँ काम आ रहा आइसोटोप, है ना, इतने बड़े हो गए, इतने साल के हो गए, डेफिनेशन याद है पर आइसोटोप का काम आज तक पता नहीं चला, नहीं चला, है ना, नहीं पता चला, क्योंकि वही बात है, समझदारी से दूर लोग, तो समझदारी से दूर नहीं जाना है, समझना है बात को। आइसोटोप का बहुत जगह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जैसे कि
जैसे कि आप फ्यूल में यूज कर रहे हो, आप बहुत सारी बीमारियों को खत्म करने के लिए कुछ कुछ आइसोटोप को यूज कर रहे हो, समझ रहे हो। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम जो है वो यूज किया जाता है फ्यूल में, न्यूक्लियर रिएक्टेंट्स में। कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, समझ रहे हो। तो जब वो लोग ये बात करते हैं ना तो वो उन्हें पता ही नहीं है बेसिकली। तो हमें ये चीज खैर कभी भी इस चीज को ऐसे मत ले, और मैं ये फ्यूचर हमारा जो लाइफ में हमारे जो देश का फ्यूचर है मैं उनको समझाना चाहती हूँ, ऐसी बातें भी मत करना कभी भी, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हो, बिलीव मी, यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ, स्पेसिफिकली स्पेशली साइंस में मैं कह सकती हूँ, आप जो भी पढ़ रहे हो उसका इस्तेमाल हो रहा है, तभी आप एक बेहतरीन लाइफ देख रहे हो। ये पूरी दुनिया जो बेहतरीन लाइफ देख रही है ना, हर जगह साइंस का छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट भी जो हम पढ़ रहे हैं और हम मजाक में ले रहे हैं कि इसका ये हुआ होगा, यहाँ पे ऐसे ट्रिक बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है और टेक्नोलॉजी उसकी वजह से आगे हो रही है। आज हम अच्छी लाइफ देख रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। अब तुम ये मत बोलना तुम्हारी लाइफ तो आज भी अच्छी नहीं हुई है ना, कोई बात नहीं बेटा। आइसोटोप्स पे आते हैं हम वापस से, तो एप्लीकेशन समझिए और लिखिए, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूरेनियम का आइसोटोप कहाँ यूज होता है, तो यूरेनियम का आइसोटोप फ्यूल में यूज होता है। किस में यूज होता है मैम, फ्यूल में यूज होता है, एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है, एज अ फ्यूल यूज होता है इसका न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में। कोबाल्ट का आइसोटोप वेरी इंपॉर्टेंट, कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। आइसोटोप ऑफ आयोडीन जो होता है वो गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। किसके, गोइटर के ट्रीटमेंट में, जो गोइटर हो जाता है उन लोगों को, उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो चाहे आप बात करो आयोडीन की, चाहे आप बात करो कोबाल्ट की, चाहे आप बात करो यूरेनियम की, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स है। और ये कुछ आइसोटोप्स के हमने एप्लीकेशंस देखे हैं, क्योंकि हम अभी बहुत हायर स्टडीज में नहीं है, कोई डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, आगे चल के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा, बहुत सारी चीजें करेंगे, है ना। तो अगर आप बहुत ज्यादा इस फील्ड में आगे जाओगे ना, तो आप बहुत डेप्थ में सारी चीजें समझा करोगे कि अच्छा ये भी होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एग्जांपल्स जानते हैं। हाइड्रोजन के जैसे हमने बात कर ली कि प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, तीन आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का आइसोटोप 12 होता है और आइसोटोप 14 होता है। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन स्टेबल होता है और कार्बन 14 जो है वो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। इसको रेडियो क्या बोलते हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग वगैरह में यूज करते हैं। तो तुम्हारा कोई काम नहीं बेटा, ये वर्ड तुमसे दूर दूर तक लेना देना नहीं है, फिलहाल समझो इसको। रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी जो चीजें चल रही हैं उससे रिलेटेड रेडियो एक्टिविटी, मतलब जैसे कि रेडियो एक्टिव क्या बोलते हैं उसको, रेडिएशन या कुछ भी जो उसमें काम हो रहा है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक बात बोल दी थी अभी कि आपसे मैंने बोला हाइड्रोजन का मास बताओ, तो आपने बोला 1, मैंने बोला 2, उसने बोला 3। तो क्या मैम तीनों मास बोला करे हर बार? नहीं, मेजर जो आप यूज करोगे हाइड्रोजन का मास 1 ही यूज करोगे हमेशा, ठीक है। जो आइसोटोप है उसका कभी भी ये मतलब नहीं कि अब इसका मास ना यही बताने लग जाना, नहीं। वैसे सच बताऊं तो अगर आइसोटोप्स होते हैं तो मास जो निकलता है वो एवरेज मास निकलता है हमेशा। बट खैर अभी हमें यहाँ पे ये सब दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में जो हाइड्रोजन का मास यूज होगा वो 1 ही यूज होगा, तो 1 ही याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, आइसोटोप है हमारे पास यूरेनियम का। यूरेनियम 235 होता है एक बेटा, और एक यूरेनियम 238 होता है, दो मास नंबर होता है यूरेनियम के, ठीक है। यूरेनियम 235 को आप कहाँ यूज कर रहे हो, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में यूज कर रहे हो, और 238 को आप नेचुरली अकरिंग मतलब पाया जा रहा है अर्थ में, ठीक है। तो दो टाइप के आइसोटोप यहाँ पे होते हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, 3 आइसोटोप्स होते हैं, 16, 17, 18। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप, 16, 17 एंड 18, 3 आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन के। क्लोरीन की हम बात करें, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, दो आइसोटोप्स होते हैं। इनफैक्ट इसी वजह से क्लोरीन का मास 35.5 होता है, क्योंकि वो एक एवरेज मास होता है। वो दो मासेस के सम को प्लस करके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी हैं, मतलब दो चीजों से डिवाइड किया जाता है। तो 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो 35.5 जो आता है वो एवरेज मास होता है क्लोरीन का। अदर आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि आयोडीन 131, इसको आप बेटा गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हो। कौन सा यूज कर रहे हो ये भी याद रखो, आयोडीन 131 वाला यूज कर रहे हो। यूरेनियम में 238 वाला यूज 235 वाला यूज कर रहे हो। तो कौन सा वाला आइसोटोप यूज कर रहे हो ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। फ्लोरीन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, 17, 18, 19। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। इन शॉर्ट आइसोटोप का मतलब होता है एटम्स हैं ये सेम एलिमेंट के, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है पर इनका मास नंबर डिफरेंट है। ये हमारे आइसोटोप का मतलब होता है। ओवरव्यू, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1h1, 2h1, 3h1, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 16, 17, 18। फ्लोरीन के भी 3 आइसोटोप होता है, एज यू कैन सी, 17, 18, 19, ठीक है। और क्या था हमारे पास, कार्बन, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14। क्लोरीन के भी 2 होते हैं ना, 35, 37। और क्या था, यूरेनियम के भी 2 होते हैं, 235, 238। यूरेनियम 235 को आप यूज कर रहे हो एज अ फ्यूल
फ्यूल की तरह काम कर रहा है ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में, ठीक है। और क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट को आप यूज करते हो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। कहीं मतलब अब ये नहीं कि कोबाल्ट ही खिला दो, ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट लाइक दैट, इट डोंट वर्क लाइक दैट, इट डिडंट वर्क लाइक दैट। बेसिकली बहुत सारी चीजों में इसका इस्तेमाल हो रहा होता है वहां पे, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट की चीजों में, ठीक है। तो ये हो गया, कौन सा वाला बचा, कौन सा वाला, एक और कुछ बचा ना, यूरेनियम हो गया, आयोडीन बचा ना गोइटर के ट्रीटमेंट वाला, हाँ तो आयोडीन यूज होता है हमारे 131 वाला गोइटर के ट्रीटमेंट में। चलो भाई इन द चैट बॉक्स तुम्हें पता है तुम्हें क्या लिखना है आइसोटोप के लिए, इन द चैट बॉक्स फटाफट से, जल्दी से जल्दी से, इन द चैट बॉक्स। क्लियर हुआ हमारे बच्चों को? मैम ये याद करना पड़ेगा क्या? यस यस, क्या याद करना पड़ेगा? जो यहाँ पे बताया मैंने, यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ मैं, लिख लो ना, जो तुम्हें पढ़ना है ना, जो तुम्हें याद करना है मैं लिख दे रही हूँ। 3 चीजें याद रखना, एक तो यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम 235 वाला जो है उसको आप यूज कर रहे हो, उसको आप यूज कर रहे हो किसमें, एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज कर रहे हो इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है आयोडीन, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन का कौन सा वाला यूज कर रहे हो, कहां गया हमारा आयोडीन, आयोडीन 131 है ना, 131 इन द चैट बॉक्स। चलो ये आपको लिख के आना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आयोडीन, यूरेनियम हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन को आप यूज कर रहे हो, आयोडीन को आप यूज कर रहे हो, कहां पे यूज कर रहे हो आयोडीन को, गोइटर के ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, ठीक है। गोइटर की स्पेलिंग सही है, गोइटर, TER, TER, ठीक है। और क्या आता है आप मुझे बताओ, कौन सा कोबाल्ट को यूज, चलो इसको लिख के आना, कोबाल्ट कौन सा वाला आइसोटोप यूज होता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, बता भी सकते हो अगर तुम्हें पता है, अगर पता है तो बता भी सकते हो। ऑल्सो बेटा एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं आपको, कोशिश किया करो हर चीज ना लिखने की, सब नहीं लिखना है, सब के लिए आपके पास स्लाइड्स हैं, आपको स्लाइड्स मिल जाएगी PDF में, पढ़ लेना। मैं मतलब केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्ड अ बैलेंस ऑफ नोट्स, मतलब रिटन, मतलब थियोरेटिकल चीजें प्लस जितनी भी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें या क्वेश्चंस है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बैलेंस। फिजिक्स में न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो न्यूमेरिकल और लगाओ और लगाओ। बायोलॉजी में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थियोरेटिकल पोर्शन ज्यादा पढ़ो। मैथ्स में इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस ओनली। केमिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट जो एक बैलेंस मांगेगी आपसे, कॉन्सेप्ट समझो, थ्योरी समझो, क्वेश्चन लगाओ, बहुत प्यारा सा बैलेंस चाहिए होता है। तो सब मत छापने लग जाना, ये एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज, फिर सितारे लगा दिए, फिर एरो लगा दिया, एरो को डार्क कर दिया, ब्लैक कलर से एरो, ब्लू कलर से लाइंस, ऐसे नहीं करना है। सिंपल नोट्स होने चाहिए, टू द पॉइंट नोट्स होने चाहिए, बहुत टू द पॉइंट्स, बहुत ज्यादा टू द पॉइंट्स। जैसे अगर मैं आपसे बोलती कि आइसोटोप में मैंने 2 स्लाइड्स दिखाई, लिखना क्या था, बस ये। अब शायद मैंने लिखा, शायद मैं ना लिखूं किसी एक टॉपिक में, पर आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। दिस इज द ओनली वे यू हैव टू मेक योर नोट्स। ओके बेटा, स्लाइड दिखा दो मैम एक बार, देख लो कौन सी, ये वाली ना, कर लो। दिस इज द ओनली वे यू हैव टू मेक योर नोट्स, शॉर्ट, क्रिस्प, अप टू द पॉइंट। 3 वर्ड्स हैं, शॉर्ट, क्रिस्प, अप टू द पॉइंट, बस ये 3 चीजें रखो, बस ये 3 चीजें रखो, ठीक है। जल्दी से, क्या ये बात हमारे बच्चों को क्लियर हो गई? हम आइसोटोप से आगे बढ़ जाएं। क्या हम आगे बढ़ जाएं? परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। 60 क्या, अच्छा वेरी गुड, कोबाल्ट 60, परफेक्ट। कोबाल्ट 60 को बेटा आप यूज करते हो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। चलो भाई वेरी गुड, तो हमारे बच्चों ने इसका दे दिया है आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको मैं थोड़ा सीधा लिख दूं क्या, कोबाल्ट, ठीक है। तो ये हमारे 3 आइसोटोप्स हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइसोबार्स का, है ना। आइसोटोप हो गया, आइसोबार्स में, आइसोबार्स पहले समझ ही लेते हैं फटाफट से। आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या है मैम? आइसोटोप हो गया, एक हो गया हमारे पास आइसोटोप, एक हो गया हमारे पास आइसोबार, ठीक है। आइसोबार क्या होता है? जो आपने आइसोटोप पढ़ा उसका ऑपोजिट करो हर बार, ठीक है। एटम्स ऑफ, वहां पे सेम लिखा है, यहां पे डिफरेंट लिख दो, डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट्स, ठीक है, हैविंग, वहां पे सेम लिखा है,
डिफरेंट लिख दो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट सेम, यहां पे डिफरेंट लिखा है, हमें लिखना है सेम मास नंबर। तो जो भी डेफिनेशन हमने आइसोटोप की देखी वो सेम डेफिनेशन हमारी आइसोबार की है। द ओनली डिफरेंस इज कि जिस जिस जगह पे आइसोटोप पे सेम लिखा है वहां पे हमें डिफरेंट लिख देना है, और जिस जगह पे आइसोटोप पे डिफरेंट लिखा है वहां पे हमें सेम लिख देना है। तो व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर की जगह डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और डिफरेंट मास नंबर की जगह सेम मास नंबर। वापस से मैम, isobars are atoms of different element having different atomic number but same mass number. Let's understand it by an example. With the help of an example we'll understand this also. ठीक है, तो let's say मैंने आपको बोला isotope of argon and calcium, ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, कैल्शियम का 20, पर मजेदार बात यह है कि दोनों का मास 40 होता है। क्या चीज देखने को मिली मैम? देखने को मिला कि ये वाली जो वैल्यू इस बार डिफरेंट है, इस बार डिफरेंट है हमारे z की वैल्यू, और अगर मैं बात करूं मास नंबर की तो सेम हो गई, यानी कि सेम है a की वैल्यू। तो इसे आप बोलते हो आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, ठीक है। अब देखो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, एक आर्गन एक कैल्शियम है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है। दोनों का क्या है? दोनों का इस बार एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, मास नंबर सेम हो गया। वहां पे सेम एलिमेंट थे, एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर डिफरेंट था, ठीक है। आइसोबार्स आया, आइसोबार्स है मैम, आइसोबार्स तो नहीं है, तुम्हें जो पढ़ा रही तुम पढ़ लो। आइसोबार्स है, ठीक है, सब कुछ है, आप टेंशन मत लो, सब कुछ है आपके। कौन सी बुक पढ़ रहे हो तुम भाई? सब कुछ है आपके में, डोंट वरी, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई ये हमारा आइसोबार्स हो गया, पढ़ लेते हैं आइसोबार्स की स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। Atoms of different element with different atomic number which have the same mass number are known as isobars. Examples जैसे कि कैल्शियम आर्गन हो गया, मास नंबर इज 40। आइसोटोन्स, एक वर्ड है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स बल्कि आपके में नहीं है, पर मैं आपको वो भी चाहूंगी आप समझो, मैं चाहूंगी 1 मिनट का टाइम निकालो और आइसोटोन्स भी समझो। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का मतलब होता है बेटा एलिमेंट्स हैविंग, यस लिख लो, atoms of different elements having same number of neutrons, same number of neutrons। आइसोटोन्स भी आप समझो, आइसोटोन्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सीधा नहीं हो रहा है, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर आ रहा है तो उसे आप बोलते हो आइसोटोन्स, उसे आप बोलते हो आइसोटोन्स। कॉल लगा दो भैया को, कॉल लगा दो क्या क्या यार, मतलब पढ़ लो यार, तुम लोग पढ़ लो, गाइज पढ़ लो, सब हो जाएगा बाकी, ठीक है। कर देंगे यार कॉल, कॉल क्या बुला, क्लास में बुला देंगे सीधा, छोटी बात कर दी ना तुमने कॉल करने की, सीधा क्लास में बुला देंगे, ठीक है। पर पहले पढ़ लो, है ना, पढ़ लो अच्छे से, वो खुद ही आएंगे, वो खुद ही आएंगे तुमसे मिलने। पढ़ो पहले, चलो समझे, नोट करिए आइसोटोन्स एग्जांपल। चलेगा बेटा चलेगा, लिख लो उसको, नंबर ही भेज दो आप सीधा। अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है क्या बात है। चलो फिलहाल पढ़ लेते हैं बेटा, फिर उसके बाद, मेरे पास भी नहीं है नंबर, मेरे पास भी नहीं, सच में नहीं है, किसी का नंबर नहीं है मेरे पास। चलो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पोटेशियम कैल्शियम ले सकते हो, पोटेशियम और कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, कैल्शियम का कितना होता है 19, पोटेशियम का मास कितना होता है 40, कैल्शियम का मास कितना होता है 39। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, कैसे निकालते हैं मैम? तो खैर आपको न्यूट्रॉन्स निकालना अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं यहाँ पे कहीं बताती हूँ, ठीक है, यहाँ पे बता दूं कोई जगह तो है, हाँ ये रही जगह, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, है ना, हमने पढ़ लिया A इज इक्वल्स टू P प्लस N,
Z इक्वल्स टू P के बराबर भी पढ़ लिया। एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का, ठीक है। जैसे देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहां से भी आ जाएगा ना। और क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या मास नंबर माइनस प्रोटॉन, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन भी आप निकाल सकते हो। तो अगर आपको मास नंबर पता है, एटॉमिक नंबर पता है, वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलो निकाल के देखते हैं, जल्दी से निकाल के देखें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू A माइनस Z, ठीक है, यही होता है। यस मैम। फॉर, पहले ऐसा करते हैं, कैल्शियम निकालते हैं। कैल्शियम के निकालो बेटा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं मैम? 40 माइनस 20, विच मीन्स कैल्शियम के पास है 20, अरे चलो, विच मीन्स कैल्शियम के पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अरे चल ही नहीं रहा है भाई, क्या हो गया, यहाँ पे कर लूं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कैल्शियम, ऐसे लिख दूं, न्यूट्रॉन्स इन कैल्शियम कितने निकल गए? 20, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक और बार निकालो, A माइनस Z से निकलता है मैम। फॉर, इस बार निकालो फॉर पोटेशियम, कैसे निकलेगा? A माइनस Z, पोटेशियम का मास नंबर होता है 39 और एटॉमिक नंबर है 19, विच मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू कितने आ गए इसके? न्यूट्रॉन्स इन पोटेशियम एटम, कितने निकल के आए पोटेशियम में न्यूट्रॉन्स मैम? 20। तो क्योंकि दोनों में आप देखो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, सेम, hence they are an isotones, hence they are isotones। बोलो आया? क्लियर हुआ हमारे बच्चों को? क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है ना? अच्छे से समझ में आ रहा है? एक बार रिपीट करूं। आइसोटोन्स का मतलब होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स है जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। जैसे कि पोटेशियम कैल्शियम एक बहुत प्यारा एग्जांपल है। दोनों में आप मास नंबर एटॉमिक नंबर लिखो, दोनों चीजें डिफरेंट है, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, पर जब दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकालते हैं ना, तो वो बराबर आ जाता है, सेम आ जाता है, सेम आ जाता है उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलने लग जाते हो आइसोटोन्स। आई होप हमारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, तीनों की तीनों चीजें, ठीक है, ठीक है ना? क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड। और बेटा ये कुछ एग्जांपल्स लिखे आइसोबार्स के ना, देखो सभी में क्या होगा? सेम मास नंबर होगा, ए की वैल्यू सेम, ए की वैल्यू सेम, ए की वैल्यू सेम, है ना? सभी का मास नंबर देखो सेम होगा, और एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट है। सेम होगा मास नंबर, जिसका मतलब है ए की वैल्यू, पर डिफरेंट हो जाएगा एटॉमिक नंबर, जिसकी मतलब है Z। इन्हें आप बोलते हो आइसोबार्स। तो भाई मेरे ख्याल से तीनों टॉपिक हमारे बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। लगा लेते हैं एक दो क्वेश्चन इसी बात पे, एक दो क्वेश्चन लगा ले इसी बात पे। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? किसी ने कोई डाउट तो नहीं पूछा? मैम, won't isotones be same as isobars? Because in isobars mass number, that is number of proton plus neutrons and proton, is different. Why will it be same beta? Why will it be same? The biggest difference is कि isobars में the atoms of different elements have same mass number. In isotones this is not possible ना। आप देखो, तभी तो मैंने एग्जाम्पल कराया भाई। अरे मेरा बच्चा, तुम्हें क्लियर करा रही हूँ क्या मैं? हाँ, तुम्हें क्लियर करा रही हूँ क्या? तुम्हें लग रहा है तुम्हारी मैम तुम्हें क्लियर कराने नहीं आई, क्लियर कराने आई है। तुम्हें एग्जांपल दिया मैम ने। इवन दो आइसोटोन्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस, बट स्टिल मैं तुमको समझा रही हूँ, तुम टेंशन मत लो यार। ये देखो दोनों का मास नंबर देखो क्या आ रहा है, डिफरेंट मास नंबर है, यहाँ पे सेम है, तो बिगेस्ट डिफरेंस तो यही हो गया ना। आइसोबार्स में मास नंबर हमेशा सेम होने वाला है और आइसोटोन्स में हमेशा डिफरेंट होने वाला है। तो ये जो आप निकाल रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो और बोल रहे हो ये तो सेम है, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर सेम हो गया तो आइसोबार बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। अच्छा आंसर बता रहे हो? अरे 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 इतनी तेजी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। मैं एक बात बताऊं, ये सबसे बच्चों वाला टॉपिक है, सबसे बच्चों वाला टॉपिक यही है। इनफैक्ट इस चैप्टर में तो स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर बच्चों वाले ही होते हैं। कल वाले लेक्चर से, कल वाले लेक्चर से सब कुछ बदल जाएगा, पूरा चैप्टर उलट पुलट हो जाने वाला है। तुमको बस मैं ये वॉर्न भी नहीं कह सकते, है ना, तुमको डराऊंगी नहीं, बट कल से ये चैप्टर पूरा पूरा पलट जाएगा, पूरा। मतलब जितना ये तुमको बेसिक से समझा रहे हैं ना कि यार पता है ऐसे एटम का स्ट्रक्चर है, वैसे फिर तुमको बहुत ही ज्यादा बेहाल तरीके से समझाने वाले हैं ये लोग, कि पूरा स्ट्रक्चर ही बदल देंगे, पूरा एटम ही बदल देंगे, बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो, बेसिकली सारे नए कॉन्सेप्ट आने वाले हैं।
कल की क्लास के बाद से सारे नए कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो आज की क्लास तक बस तुम्हारा रिविजन चल रहा है कि 10th में पढ़ा था ना, छोटे हो ना अभी, चलो समझाती हूँ मैं तुम्हें। बुक ऐसा कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। कल से ये बुक बहुत ही अपने, समझ रहे हो ना। देखो एक टाइम के बाद तुम्हें जिस इंसान से भी लगाव हो जाता है, किसी भी चीज से लगाव हो जाता है, तो वो अपने रंग तो दिखाएगी, तुम समझ रहे हो ना। तो अगर तुम्हें ये चैप्टर में अभी मजा आ रहा है तो तुम्हें पता है इस चैप्टर में क्या होने वाला है। जिंदगी तो ऐसी ही चलती है, डीप, इफ यू नो यू नो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है चलो। तो क्योंकि हमें पता है किसी भी एलिमेंट पे जो भी ऊपर वैल्यू लिखी रहती है वो उसका मास नंबर होता है, वेराज जो भी वैल्यू नीचे लिखी रहती है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है ना। तो क्योंकि किसकी बात, ब्रोमीन की बात की जा रही है, ब्रोमीन की बात की जा रही है। ब्रोमीन में ऊपर लिखा हुआ है 80, नीचे लिखा हुआ है 35। मैंने बोला अगर इधर साइड लिखा है कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात होती है, ठीक है। तो जैसे भी लिखा है लिख देना, लिख दो, चलो ऐसे ही लिख दो। ब्रोमीन है और यहाँ पे लगा है 80, यहाँ पे लगा है 35, विच मीन्स ये इसका ए की वैल्यू है, ये इसके जेड की वैल्यू है। क्या बोल रहा है वो, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन बताइए, ठीक है। प्रोटॉन्स निकालना है, क्या फॉर्मूला पड़ा, Z इक्वल्स टू P, यानी कि Z की वैल्यू कितनी है 35, तो प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 35 आ गया, ठीक है, पहला आंसर। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E, ऐसे लिखोगे, लिखोगे ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि उसने कुछ नहीं बताया कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए गेन किए, तो खैर यहाँ पे हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने आ गए, यहां से इसके इलेक्ट्रॉन आ गए 35 ओनली, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला मैम ने जस्ट अभी बताया, A माइनस जेड। ए मतलब मास नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है 80, एटॉमिक नंबर है 35, आंसर आ जाएगा 40, कितना है 45, 55, 65, 75, 80, हाँ 45 आंसर आ रहा होगा, ठीक है 45 आ जाएगा इसका आंसर। चलो भाई पहला क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, आसान था, बताओ। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की जगह कुछ पढ़ना है क्या, नहीं नहीं। मैं एक बात बताऊं, सीबीएसई वाले बच्चों, और अगर आपका सीबीएसई से सिलेबस मैच करता है तो वो बच्चे भी, भाई प्लीज एनसीईआरटी पढ़ो, प्लीज एनसीईआरटी पढ़ो। तुम्हें पता है मैं आईएससी बैकग्राउंड की हूँ, आई एम फ्रॉम आईएससी बैकग्राउंड, तो मतलब हमारे यहाँ ऐसे एनसीईआरटी का जो महत्व है वो उतना नहीं है जितना तुम्हारे यहाँ था। तो हमें उस टाइम पे, लेकिन मुझे याद है कि मैं जिस जगह पे पढ़ने जाती थी वो मुझसे कहते थे बेटा एनसीईआरटी पढ़ लो, तो मैं कहती थी मैं आईएससी की हूँ, मैं थोड़ी पढ़ूंगी। तो कहते थे नहीं नहीं नहीं, एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थिंग इज कुछ सब्जेक्ट में एनसीईआरटी, आपने मेरा एक वीडियो मैंने बनाया यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा प्लीज वॉच इट, प्लीज डू वॉच इट। किस सब्जेक्ट में एनसीईआरटी जरूरी है, किसमें बहुत जरूरी है, किसमें बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये जाके देखना जरूर उस वीडियो में कि किस सब्जेक्ट में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज अ वेरी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है उसमें, ये बताने के लिए कि एनसीईआरटी कहाँ हेल्पफुल है कहाँ नहीं। और वहां नहीं देखना तो यही पे मैं बता दूं, केमिस्ट्री में पढ़ो एनसीईआरटी, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छी है एनसीईआरटी, बहुत अच्छी है। नो अदर केमिस्ट्री बुक इज बेटर देन एनसीईआरटी, दिस इज ऑल आई कैन से। फॉर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस तो मैं खुद ही तुम्हें आउट ऑफ एनसीईआरटी करा रही हूँ। क्वेश्चंस तो बेटा आपको मैं भी आउट ऑफ एनसीईआरटी करा रही हूँ, बहुत सारे एनसीईआरटी के भी करा रही हूँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी करा रही हूँ, बट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बिना एनसीईआरटी के कहीं से मत समझना ज्यादा, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ जाएं, वेरी गुड परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 भी है क्या कोई, हाँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन अ स्पीशीज आर दिस दिस दिस, अच्छा इस बार गिवन है, असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीशीज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोटॉन कितना है, अच्छा पहले इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 18, प्रोटॉन है हमारे पास 16, न्यूट्रॉन है हमारे पास 16। बोल रहा है सिंबल बताइए, सिंबल बताइए, ठीक है। अगर मैं इसमें ध्यान से सोचूं, ध्यान से बेटा, ध्यान से सोचना, जियान से मत सोचना, वो तो तुम खुद ही हो, है ना। आई मीन अगर हम ध्यान से इस बात को समझे सोचे तो यहाँ पे क्या होगा, सिंबल की बात की गई है, मतलब कोई एलिमेंट की बात की गई है, ठीक है। Z इक्वल्स टू P हमने पढ़ा है ना, इक्वल्स टू E मैम, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, कुछ भी ऐसा हम खुद से नहीं सोच सकते इलेक्ट्रॉन दिए होंगे नहीं दिए होंगे, बल्कि आप खुद बताओ इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, यू हैव टू टेल कि क्या ये एक न्यूट्रल एटम हो सकता है, यस और, बस आप मुझे ये बता दो, इज इट अ न्यूट्रल एटम, क्या ये जो भी स्पीशी का नाम बता रहे हैं, बोल रहे हैं हमसे बोलने को कि सिंबल बताइए, एलिमेंट बताइए, कुछ भी, क्या ये एक न्यूट्रल एलिमेंट होगा, क्या ये न्यूट्रल होगा, क्या ये न्यूट्रल होगा, यस और नो,
वेरी गुड, बहुत सारे आंसर्स आ गए। अब तुम्हें पता है नो होगा तभी मैम ने पूछा होगा, तुम बताओ क्यों, वाई, बहुत सारे आंसर्स आ गए, वेरी गुड, नो नो नो, पर क्यों, वाई, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बच्चा, व्हाट इज द रीजन, क्या क्या देख के तुमने बताया कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता मैम, क्यों, फॉर व्हाट रीजन, जल्दी से, why this colaveri D, because it can't be C. I don't know you like my jokes or not, but I just love them. No, very good, but क्यों बेटा, very good, perfect, because ma'am number of electron is not equal to number of proton. This means the species is not neutral. तो हम Z equals to P equals to E नहीं लगा सकते, Z equals to P equals to E इस फॉर्मूले में नहीं फिट बैठेगा, ठीक है, तो ये नहीं लगाना है, लगने की जरूरत भी नहीं थी बट फिर भी समझा दिया, ठीक है। खैर नंबर ऑफ मतलब इस एलिमेंट जो भी जिसकी बात कर रहा हूं उसका एटॉमिक नंबर की वैल्यू है 16। 16 कौन होता है, 16 कौन होता है, श्रृंगार नहीं, सल्फर ठीक है, तो 16 है सल्फर, सल्फर की बात की जा रही है मैम ये। खैर आप तो देखते ही समझ गए, पर हो सकता है कोई ऐसा हो सकता है आंसर आता है 85 और मुझे पता ही नहीं है, लेट्स से 85 किसकी बात हो रही है, तो कोई भी एलिमेंट हो उसका सिंबल जो है, सिंबल निकालना था, तो अगर आपको पता है तो आपने लिख दिया, नहीं तो आप XYZ कुछ लिख सकते थे यहाँ पे ना, फिलहाल हमने सल्फर लिखा, ठीक है। लेकिन अगर आपने आंसर लिख के आ गए आप S, तो आपको पता है आपका नंबर, वैसे तो तुम्हें आदत हो चुकी है बेटा इसकी, है ना, कटवाने, मतलब आई मीन मार्क्स कट रहे हैं ना, ठीक है, सॉरी, तो सल्फर गलत आंसर है, सल्फर आंसर नहीं होगा, अगर आप सल्फर लिख के आ रहे हो आंसर गलत है, इसका सिंबल सल्फर नहीं होगा, तो सिंबल क्या होगा मैम, इसका सिंबल क्या होगा देखना पड़ेगा, सल्फर। अब देखो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, विच मींस इट इज नॉट अ न्यूट्रल एटम, जिसका मतलब इसमें कोई ना कोई चार्ज होगा, कोई ना कोई चार्ज होगा। अब आप देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है प्रोटॉन से, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, कह रहे 85 भी बता दूंगा मैं, वेरी गुड बेटा, तो तुम बता के आना, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, ठीक है। चलो तो सुनो, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो सुनो सुनो सुनो, ये पढ़ लो पहले, ये पढ़ लो यार पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज होने वाला है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव होने वाला है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। क्या होना चाहिए चार्ज, तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है 18 प्रोटॉन है 16, यानी कि टोटल दो नेगेटिव चार्ज होने वाला है, दिस विल बी द फाइनल आंसर। तुम्हें पता है तुम्हें चैट बॉक्स में क्या लिखना है, जल्दी से, हमारे बच्चों को पता है क्या लिखना है चैट बॉक्स में, वेरी गुड यार, बहुत सारे बच्चों ने ख्याल आंसर ऑलरेडी निकाल लिया था, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। इन द चैट बॉक्स जल्दी से बताओ क्या हमारे बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर हो गया। क्लास कितनी देर चलेगी, क्लास यार 9-10 के आसपास विल वाइंड अप, कितना बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, हो जाएगा हो जाएगा, थोड़ा सा ही बचा है, 9-10 पानी पी लूं, 9-10 के आसपास विल वाइंड अप, क्लियर हुआ, क्लियर करने नहीं आया हूं, मैं बार बार बोल रही हूँ, यू आर नॉट हियर टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, यू आर हियर टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, जब तक अच्छे से नहीं आए यू कैन आस्क योर डाउट्स। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग लगाइए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ एज आई सेड नॉट सो इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, चले मत जाना, अरे हटाओ हटाओ हटाओ, वो फोन हटा दिया फेंक दिया, अरे नहीं नहीं नहीं, कोई सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल यू हैव टू नो, अच्छी बात है अगर आपको न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी भी पता हो, बहुत छोटा सा आपके सिलेबस, मतलब बहुत छोटा सा इसके बारे में लिखा रहता है कई बुक्स में, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप समझो, 5 मिनट 10 मिनट निकालो, क्योंकि इस चैप्टर में सारी चीजें समझी है, तो मैं ये चाहती हूँ पूरा ज्ञान, आई फील दैट आधा अधूरा ज्ञान इज वेरी डेंजरस एंड दिस इज द रियलिटी। कभी भी किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कभी भी हमें आधा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, उससे बेटर है हम ज्ञान ना लें उस चीज में, समझ रहे हो, आधा अधूरा ज्ञान, हाफ स्टोरी इज द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर, you know, you can say, you can think of, you can do anything, but half story is the worst thing, है ना, आधी कहानी अक्सर गलत होती है ना,
तो आधी कहानी नहीं समझनी चाहिए, हमें पूरी कहानी जाननी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ आप जानो न्यूट्रॉन्स के बारे में भी थोड़ा सा समझो, बहुत थोड़ा समझो पर समझो, ठीक है, बहुत थोड़ा समझो पर समझो। पीरियोडिक टेबल की ट्रिक बता दो, सब बता देंगे बेटा, पहले तुम ये पढ़ लो जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, न्यूट्रॉन्स कहां से आया होगा। अब आप एक चीज सोचो, क्योंकि हम बहुत ही अपने आत्मा के अंदर से इस चैप्टर में जा चुके हैं, तो थोड़ा सा समझो इस बात को। न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हो सकता था यार, इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, कैथोड रेज से मैम, वो रेज आई नेगेटिव थी पॉजिटिव की तरफ गई, ठीक है। एनोड रेज आई पॉजिटिव, प्रोटॉन कैसे आया, एनोड रेज थी पॉजिटिव से आई नेगेटिव की तरफ, ठीक है। बट न्यूट्रॉन सीरियसली, उसके पास तो चार्ज ही नहीं है मैम, उसको कैसे कोई डिस्कवर कर सकता है, ठीक है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, बहुत बाद में हुई थी, बाकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कंपैरिजन में बहुत ही बाद में हुई थी, काफी सालों बाद। मतलब तब तक तो आधे ज्यादा साइंटिस्ट ये सोच रहे थे हमने बता दिया एक एटम का स्ट्रक्चर, समझ लो। रदरफोर्ड जी का स्ट्रक्चर ऑफ एटम इतना इतना वायरल हो गया, पब्लिकली वो हो गया वायरल, मतलब उस टाइम पे यही होता है कि मतलब बहुत चला, बहुत ज्यादा लोग समझने लगे यही है भाई एटम का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी उन्होंने, है ना। लेकिन फिर भी वहां पे भी सोचो, उन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी कर दी, उन्हें लग रहा है एटम का स्ट्रक्चर यही है, पर वो नहीं था एटम का स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर में अभी एक बहुत अहम रोल है, वो है न्यूट्रॉन्स का। अब इसे बहुत ध्यान समझना है कैसे आया होगा। तो हमारे पास, खैर ऐसे एग्जैक्ट नाम तो नहीं लिखा रहता, तो क्या किया गया, एक तराजू लिया गया, ठीक है, और उसमें नापा गया कुछ, ठीक है, उसमें कुछ नापा गया। क्या नापा गया उसमें, एक तरफ रखा गया हाइड्रोजन के 2 एटम, नहीं एक एटम हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोजन, एक तरफ रखा गया हीलियम, बल्कि 2 लिख लो, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, एक तरफ रखे गए 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2, और एक तरफ रखा गया हीलियम, एक हीलियम का एटम। तो एक एटम हमारे पास किसका है, एक एटम हमारे पास किसका, आ रहा है ना, एक सेकंड रुकना, चेरी लग रहा है क्या ये, अच्छा हेलो, क्लास में हूं, हाँ भाई ठीक है, हाँ परफेक्ट वेरी गुड। अरे भाई इंस्टा बाद में पढ़ लेना बेटा, बाद में पढ़ लेना ना इंस्टा, ठीक है परफेक्ट। चलो तो यहाँ पे हमारे पास हो गए, एक तरफ हो गए 2 हाइड्रोजन एटम, एक तरफ हमारे पास हो गए एक हीलियम एटम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हीलियम का मास कितना था, यहाँ पे लिख लेते हैं। हीलियम की अगर मैम आप मास की बात करो, हीलियम का मास होता है मैम 4 AMU, ठीक। और हाइड्रोजन का मास होता है मैम, हाइड्रोजन का मैम मास होता है 1 AMU, ठीक है। पर उस टाइम पे उन्होंने बोला नहीं हमें नहीं पता, मास ही नहीं पता हमें किसी का। एक बात बताओ, मास निकलता है, देखो Z इक्वल्स टू P के बराबर होता है, उस टाइम पे न्यूट्रॉन नहीं आया था, तो आप ये नहीं बोलना मैम A इक्वल्स टू P प्लस N, नहीं, न्यूट्रॉन तो तब डिस्कवर ही नहीं हुआ ना, उस टाइम पे न्यूट्रॉन है ही नहीं, है ना, हमें नहीं पता न्यूट्रॉन क्या है। इन्होंने क्या किया, तराजू लिया, उसमें हीलियम रखा और 2 हाइड्रोजन रखे, क्यों, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर था 2, Z की वैल्यू है ना, Z की वैल्यू, वही हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर था 1, Z की वैल्यू, और आपको पता है जो Z होता है वही P के बराबर होता है, तो यानी कि इसमें 2 प्रोटॉन, इसमें 1 प्रोटॉन। सबने बोला क्या बात है यार, बहुत सही है, जिंदगी बहुत सेट है यार, बहुत सही चल रहा है सब कुछ, लाइफ सब बढ़िया चल रही है। 2 हाइड्रोजन 1 हीलियम के बराबर है, भाई जितने प्रोटॉन उतना ही तो उसका मास, हमें हमारे हिसाब सोचो, आप खुद से सोचो, हमें न्यूट्रॉन नहीं पता, तो एक एटम में सारा मास कहां था, सेंटर में था, एक एटम में सारा मास सेंटर में था, सेंटर में प्रोटॉन थे, है ना, ये कहानी चल रही है। अभी ये बात हो रही है, सेंटर में प्रोटॉन थे, मतलब पूरा मास प्रोटॉन की वजह से, मतलब जो प्रोटॉन आ गया वही मास आ गया, मतलब जो प्रोटॉन हो गया वही मास हो गया, यही बात तो होगी ना, यस मैम। तो एक तरफ रखा गया हीलियम, ये तराजू मैंने थोड़ा गलत बना दिया क्या, कैसे बनता है ऐसे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब तो जो बन गया बन गया। तो मतलब मैम ये बात सही होनी चाहिए, तराजू एकदम बीच में आना चाहिए, सेंटर में। क्या होगा तराजू में, हम सबको पता है, हीलियम वाला साइड झुक जाएगा, क्यों, क्योंकि वो भारी होगा, क्योंकि हमें आज के टाइम पे पता है कि हीलियम का मास कितना है, हीलियम का मास, इसके Z की वैल्यू कितनी है 2, इसके Z की वैल्यू कितनी है 1, तो बराबर हो जाना चाहिए, है ना, क्योंकि 2 है यहाँ पे। हीलियम का मास होता है 4 AMU, अगर आपको याद हो 4 गुना भारी, तो हुआ क्या, यहां पे 2 हाइड्रोजन और रखे गए,
दो और हाइड्रोजन रखे गए, अब जाके बेटा ये दोनों बराबर हुए, अब जाके ये इक्वल हुए। मतलब आप ये कहना चाहते हो हीलियम हाइड्रोजन से 4 गुना भारी है, लेकिन एक सेकेंड, प्रोटॉन तो केवल इसमें डबल थे, तो ये 4 टाइम्स कैसे भारी हो गया? और यहां से एक चीज निकल के आई, हर एक को फिर नापा गया, फिर ऐसा बोला लाओ सारे एलिमेंट उठा के लाओ, हर एक को नाप के देखना पड़ेगा। अब ऐसे हम तराजू राजू समझ रहे हैं, ऐसे तो नहीं किया होगा, ऑफ कोर्स उन्होंने पूरा साइंटिफिकली तरीका लिया होगा, ठीक है, बट हम इसको ऐसे समझेंगे फिलहाल। अब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बेटा क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट क्या हुआ, हमारे पास आ गए एटम्स, ठीक, हर एक को उठाया नापने लगे। अब देखा ये गया कि जो उनका प्रोटॉन के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि प्रोटॉन ये है तो इतना मास होना चाहिए, पर मास तो जस्ट डबल निकल के आ रहा है। हम सोच रहे हैं मास होगा 1, मास आ रहा है 2। हम सोच रहे हैं मास होगा लेट्स से 11, सोडियम का मास 11 होगा, मास आ रहा है 23, मतलब ऑलमोस्ट डबल। हम सोच रहे हैं मैग्नीशियम का मास आएगा कितना कितना, 12 प्रोटॉन है तो 12 मास, नहीं 24, जस्ट डबल। मतलब सेंटर में प्रोटॉन की जगह कुछ और है क्या? कोई ऐसी चीज है जो प्रोटॉन की तरह ही है, या प्रोटॉन से शायद भारी है, या तो प्रोटॉन के बराबर है, प्रोटॉन के भारी, कुछ तो ऐसा हो रहा है। ये इसमें कोई तो ऐसी चीज बैठी हुई है जो बहुत हैवी है, एक एटम के हिसाब से सोचो तो हैवी मास है इसका। और यहां से डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन्स की। किसने करी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी? न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी किसने? ऐसे लिख दूं ना यहाँ पे, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी किसने? किसी को पता है? किसी को पता है किसने करी होगी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी? जेम्स कैडविक। जेम्स कैडविक करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आया हमारे बच्चों को। चैडविक उसको मतलब नहीं बोलते हैं, उसका नाम मतलब इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन है कैडविक, ठीक है। जेम्स कैडविक जी ने की इसकी डिस्कवरी। अच्छा, इसके आगे भी हुई कहानी, ऐसे नहीं अरे सब चीजें 2 गुना 4 गुना 5 गुना डबल डबल भारी है मतलब नाम दे दो न्यूट्रॉन, नहीं 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 नहीं, नहीं। और आगे एक्सपेरिमेंट किया गया, पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया। इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल उठाए, एक शीट रखी, एक शीट रखी, ठीक है, इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ऐसे पार्टिकल्स रखे गए, और इन्होंने इस अल्फा पार्टिकल को इससे पास कराया, है ना, इस शीट से पास कराया। और जब इस शीट से पास कराया, जब इस शीट से इन्होंने इसको पास कराया, तो कोई पार्टिकल्स निकले, कुछ पार्टिकल्स निकले भारी से, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स निकले, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ गए, नेगेटिव पार्टिकल नेगेटिव की तरफ गए, अगर आप सोचो तो, है ना। लेकिन ये कौन से पार्टिकल आ रहे हैं, ये कौन से अलग से पार्टिकल आ रहे हैं? इन पार्टिकल में कोई चार्ज ही नहीं है। और सोचा कि क्या कोई पार्टिकल है भी, या हमारा ये आंखों का वहम है। इसके आगे लगाई गई पैराफिन। पैराफिन, पैराफिन क्या होता है मैम? कुछ नहीं, वैक्स होता है, टाइप ऑफ वैक्स। मोम होती है ना वैक्स, वैक्स उसकी तरह होता है, ठीक है। पैराफिन से इसको पास किया गया, ये पार्टिकल्स पैराफिन को चीर के निकल गए। पैराफिन के प्रोटॉन्स थे, है ना, इन्होंने प्रोटॉन्स को बाहर निकाल, ऐसे यहां लिख दो, इन्होंने इस वैक्स के, हर चीज मैटर है, मैटर एटम से मिलकर बनी, हर चीज एटम, हर चीज में एटम है, एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है। अच्छा ये मत सोचना मैम ये कैसे पता चला ये पार्टिकल, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सेटअप, खैर बहुत ही बड़ा सेटअप है, इतना आपको नहीं जानना है, जो जानना है बस वो सुनो। तो यहाँ पे ना कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल के आ गए ऐसे, और ये प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे ऑफ वैक्स। इसका मतलब है, अब तुम वही वाली बात सोचो, ट्रक और बाइक के बीच में लड़ाई होगी तो क्या होगा? ट्रक चला जाएगा आगे सीधा सीधा, कुछ सोचने की बात है नहीं। अब आप बोलो नहीं नहीं रिक्शा था और ना सामने से क्या कहते हैं बाइक थी, तो बाइक जीत जाएगी। मतलब इन शॉर्ट जो भारी चीज है वही तो बाहर निकाल सकता है किसी को। मतलब ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है ये हैवी है काफी, इनका जो मास है वो या तो इक्वल है प्रोटॉन के मास के, और या तो ग्रेटर है प्रोटॉन के मास से। तभी तो इन्होंने वैक्स में से प्रोटॉन बाहर निकाल दिया, मतलब ये पार्टिकल काफी भारी है। पर लेकिन 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 these particles have no charge। चार्ज नहीं है इसके अंदर भाई, चार्ज नहीं है।
तभी जब इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हुए तब भी इस पार्टिकल का हम पता नहीं लगा पाए। क्यों नहीं पता लगा पाए? क्योंकि उस टाइम पे चार्ज की बात चल रही थी पूरी, कोई नेगेटिव की तरफ भाग रहा है, कोई पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है, उसी के बेसिस पे कहानी चल रही थी, पर इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं था। सो देयर वाज नो चार्ज इन न्यूट्रॉन्स एंड हेंस इट इज नेम्ड एज न्यूट्रॉन्स, हेंस नेम्ड एज न्यूट्रॉन्स। ये थी पूरी न्यूट्रॉन्स की कहानी, ये थी पूरी न्यूट्रॉन्स की कहानी। आया समझ में? छुट्टी छुट्टी छुट्टी, वाह बेटा, मैंने फोन उठाया देखने के लिए क्या नहीं आया, तुम्हें छुट्टी नहीं आई? मिल जाएगी छुट्टी, रुक जाओ, पहले इसको एक बार रीड कर लूं मैं फटाफट से, होने वाली छुट्टी, होने वाली है, 10 मिनट और रुक जाओ। 1932 में जेम्स कैडविक डिस्कवर किया अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल जिसका कोई चार्ज नहीं है, मास नियरली प्रोटॉन के बराबर है, इवेंचुअली इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है मैम, ठीक है, हाइड्रोजन में नहीं है, तभी हाइड्रोजन का मास 1 रखा गया है, ठीक है। इन जनरल न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n, और आपको मैंने फॉर्मूला इसका बता ही दिया है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहती हूँ आप एक चीज लिखो, मैं चाहती हूँ आप एक चीज लिखो और याद रखो या तो फिर एटलीस्ट, ठीक है, तो सुनना ध्यान से। कैथोड रेज आई सबसे पहले बेटा, है ना, एनोड रेज आई, है ना, फिर प्रोटॉन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। किसने किसको डिस्कवर किया आपको पता होना चाहिए, फॉर फ्यूचर ऑल्सो यू हैव टू नो, है ना। कैथोड रेज किसने डिस्कवर की थी? विलियम क्रूक ने, विलियम क्रूक ने, प्लीज स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। एनोड रेज गोल्डस्टीन ने, है ना, यूजीन गोल्डस्टीन या ई गोल्डस्टीन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन जी ने, थॉमसन, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी? कोई बता सकता है प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी? प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय व्हिच साइंटिस्ट? न्यूट्रॉन की किसने करी? जेम्स कैडविक, और न्यूक्लियस की किसने करी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड या सिंपली रदरफोर्ड? रदरफोर्ड, ठीक है, बोलो इन द चैट बॉक्स जल्दी से। डाल्टन जी ने एटम की, एग्जैक्टली एटम चाहो तो लिख लो, एटम डाल्टन जी ने किया, ठीक है, डाल्टन जी ने स्टार्टिंग में एटम को भी डिस्कवर किया था। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाल्टन, ओके, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। बोहर जी ने, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, डाल्टन नहीं, शायद आप शॉक हो ये सुन के। रदरफोर्ड, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, प्रोटॉन की डिस्कवरी बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बट जो जेन्युइन क्रेडिट जाता है वो रदरफोर्ड जी को जाता है प्रोटॉन की डिस्कवरी का भी। नहीं नहीं, कोई भी नहीं, सारे गलत आंसर्स, सारे गलत आंसर्स, गलत 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 गलत, एक भी सही। मुझे लगा आप डाल्टन एटम के लिए बोल रहे हो, तब से मुझे लगा कि आप एटम के लिए बोल रहे हो तब से। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, यूजीन गोल्डस्टीन, जितने बच्चे बोल रहे हैं उनको मैं समझा दूं, वो बता रहे थे, देखो आपको मैं समझाती हूँ बात, गोल्डस्टीन जी बता रहे थे हमें, वो बार बार बोल रहे थे कि कोई पार्टिकल है, पार्टिकल, प्रोटॉन नहीं, वर्ड नहीं आया। उन्होंने रेज की ही डिस्कवरी के बारे में समझाया पूरा कि ये रेज हैं, पॉजिटिव रेज हैं, तो उनको क्रेडिट नहीं जाता है प्रोटॉन की डिस्कवरी का। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को यही लगता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन जी ने करी हुई है, बट नहीं, क्रेडिट गोज टू रदरफोर्ड, ठीक है। उन्होंने एक वापस से नाइट्रोजन वगैरह सेटअप लगाया था पूरा, वापस से उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। चलो भाई, तो ये चीज याद रखना दिमाग में, ठीक है। डिस्कवरीज लिखी यहाँ पे मैंने सारी, ऑल डिस्कवरीज ठीक है, डिस्कवरीज ऐसा होता है एग्जाम में भी होता है ना, जैसे डिस्कवरीज, मजा आती है करने में। चलो भाई,
तो बस कुछ नहीं, हाँ हाँ एंड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, सुन लो बस। न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, मास लिख लो न्यूट्रॉन का 1.6750 10 की पावर -24। सिंपल याद रखना, 1.67 10 की पावर -24। मास कितना है 1.60 10 की पावर -24। ठीक है, मास कितना है 1.60 10 की पावर -24, ये मास होता है इसका। ठीक है, और चार्ज कितना होता है, नो चार्ज, 0 चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारे न्यूट्रॉन्स की बात। वापस से मैम, न्यूट्रॉन का क्या है 10 की पावर -24, ग्राम के टर्म्स में लिखा है तो लिख लेना ग्राम, किलोग्राम में सोचोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, लिख लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ गया 9.1 मास। अगर आप इलेक्ट्रॉन के मास की बात करो, इट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, 29 30 31 हो जाता है किलोग्राम के टर्म में। ठीक है, चार्ज कितना होता है, या तो -1 बोलना, और एक और अगर एक इंडिविजुअली चार्ज निकालोगे 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये हो जाता है, देखो यही लिखा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 9.110 9.1 लिख दो, एक ही बात है, 9.110 या 9.1 लिख लेना। प्रोटॉन ऑलमोस्ट बेटा न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, ऑलमोस्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 6727 6750, बहुत हल्का सा फर्क होता है, बहुत हल्का सा, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो मास कितना होता है 1.60 इंटू 10 की पावर -24। चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये इसमें चार्ज होता है। चलो भाई 67 होगा, मैंने 0 लिख दिया शायद, दोनों में 7 लिख देना, 1.67 ये होता है 6750, और वो होता है 6727 समथिंग। ठीक है, 6750 और ये होता है 6.27। ठीक है, 1.6727। ठीक है, तो बहुत हल्का सा फर्क होता है, बहुत हल्का सा, न्यूट्रॉन भारी होता है एकदम। कहाँ गए तुम लोग, हाँ, तो एकदम 19-20 का फर्क होता है, बट ठीक है। तो बेटा ये स्लाइड ना बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये एक स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, इसको नोट करना, इसको याद रखना अच्छे से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं इसको बता दूं इसलिए भी, आप आगे चल के भी कभी पढ़ोगे, ये चीजें लिखनी पड़ जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लिखनी पड़ जाती हैं, सो मेक श्योर कि आप इन्हें याद रखो। ठीक है, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट स्लाइड, पता होना चाहिए हमें ये। चलो भाई, दैट्स इट, दैट्स इट। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मैं आपको बता ही चुकी थी, पर हम ठीक है थोड़ा सा पढ़ लेंगे। पानू का कॉल आया था क्या अभी? नहीं बेटा, तुम जो हाथ से निकल रहे हो ना, उसी हाथ से तुमको वापस से लेके आएंगे और समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना है। चलो कोई बात नहीं। ऑलराइट, तो हम ड्रॉबैक्स वाले टॉपिक से नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, और वहीं से हमारी 2-3 बातें आ जाएंगी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। ठीक है, खैर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा चुकी थी, थोड़ा सा बचा था, तो एक वर्ड कुछ बताना था, बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कैसा हुआ सेशन, क्लियर हुआ? परफेक्टली क्लियर हो गया ना सेशन हमारे बच्चों को? परफेक्टली क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। अब हम कल मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 के साथ, जिसमें हम एज आई सेड कल कहानी बदलने वाली है एक नए एपिसोड में। क्या ये शीतल अपनी सास के साथ खुश रह पाएगी? समझ रहे हो? तो हमें समझना पड़ेगा, जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। क्या ये रदरफोर्ड जी की जो कहानी है ये ज्यादा देर तक टिक पाएगी? क्या बोवर जी आके इनकी जगह ले लेंगे? क्या ये पूरे चैप्टर इधर से उधर होने वाला है? क्या इस चैप्टर में चीजें और खराब होने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं? ये जानने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए प्रारंभ। नेक्स्ट टॉपर्स का प्रारंभ। तो बहुत ही खराब लाइन बन गई आखिरी की। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल आपकी क्लास अगेन 8 बजे वाली क्लास है, टाइम पे आ जाइएगा। स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें मैं वापस से बोल दूं, कल से कहानी बदल जाएगी। कल के बाद हर सेशन में तुम्हें लगेगा अरे यार इतना अच्छा सेशन, क्या बुरा थोड़ी पढ़ाऊंगी, अच्छा ही पढ़ाऊंगी ना, तुम्हें अच्छा ही लगाऊंगी, डोंट वरी, तुम्हें अच्छा ही लगेगा सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक। लेक्चर नंबर 5 के साथ मिलेंगे कल। होमवर्क जरूर याद रखना, ओवरव्यू ले लेना, और इसको ओवरव्यू लेने में मैक्सिमम तुम्हें लगेगा 5 से 10 मिनट। ठीक है, तो क्लास में आने से पहले 5 से 10 मिनट बस इसको रिवाइज कर लेना, और अगर कर पाओ तो वो सॉरी क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज करके आना, क्योंकि वो हम कल वाली क्लास में उससे रिलेटेड बातें करेंगे। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन, आई होप यू ऑल लाइक्ड द सेशन।
समझ में आ गया होगा, नोट बना लिए होंगे, खत्म, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, बाय, चलो भाई, बाय।